आपको दे दे, परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से जो सर्वे की मांग की गई थी, आज इस मामले में अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। दरगाह कमेटी, एएसआई और अल्पसंख्यक विभाग यानी कि ये 3 पार्टियां हैं, इनको नोटिस जारी किए गए थे। इन तीनों की तरफ से आज जवाब दाखिल अदालत में होगा। इसके साथ साथ अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान सहित 4 ने पक्षकार बनने के लिए अर्जी भी लगाई है। यानी क्या उन्हें पक्षकार बनाया जाए, उन्हें पार्टी बनाया जाए, इसको लेकर भी बहस होगी। अब से बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होने वाली है, जिसमें वादी और प्रतिवादी अपना अपना तर्क रखेंगे। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, ये बताइए कितनी देर में सुनवाई होगी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जो वादी हैं वो कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे, विष्णु गुप्ता। उसके अलावा जो प्रतिवादी हैं जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखने के लिए यहाँ दरगाह आए हैं, वो यहाँ पर जो है उनका पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी जो है इमरान जो महाराष्ट्र से हैं, उनकी ओर से भी जो है 110 की एप्लीकेशन लगाई गई थी और पक्षकार बनाने के लिए यहाँ पर जो है अर्जी लगाई गई थी। तो इस विषय में वो अभी कोर्ट में जाएंगे और अपनी जो बात है वो रखेंगे, क्यों उन्हें जो है पक्षकार बनाया जाए और इनके पीछे क्या इनके पास आधार है। इन सभी विषयों को लेकर जो है अभी अजमेर की सिविल न्यायालय में सुनवाई शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ विष्णु गुप्ता की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि किसी को भी इस मामले में प्रतिवादी नहीं बनाया जाए, किसी का भी कोई आधार नहीं है। ऐसे में दोनों ही तरफ से जो है अपने अपने जो है पक्ष है वो रखे जाएंगे। तो अब थोड़ी देर में जब इस मामले की सुनवाई होगी तभी आगे जो है कुछ कह पाना होगा, क्योंकि जो आधार है वो क्या रहता है। और अशोक, विष्णु गुप्ता पहुंच चुके हैं, चूंकि उनकी ही याचिका पर आज पूरी तरह से सुनवाई कोर्ट में होनी है। जी बिल्कुल, विष्णु गुप्ता से अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि करीब 11 बजे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो 5 से 10 मिनट में वो जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके आने के बाद ही जो है इस मामले में जो सुनवाई है वो शुरू होनी है। लेकिन अच्छा, ये बताइए कौन से यहाँ पर याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि हमें भी पक्षकार बनाइए, किस किस की तरफ से ऐसा कहा गया अशोक? बिल्कुल, अजमेर के दरगाह दीवान जनरल अबुद्दीन की ओर से भी यहाँ पर जो है याचिका लगाई गई है। वो अपने आप को जो है वंशज बताते हैं। दरगाह जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, उनके जो खादिम की कमेटी है, अंजुमन कमेटी, उनकी ओर से भी जो है पक्षकार बनाने के लिए अर्जी लगाई गई है। एक कोई मुंबई के अधिवक्ता हैं डॉक्टर इमरान, उनकी ओर से भी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन लगाई गई है। ऐसे 4 जो है सदस्य हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो है एप्लीकेशन 110 की लगाई है और इस मामले में उनको पक्षकार बनाने की यहाँ पर जो है उनका एप्लीकेशन लगाने के लिए दावा किया गया। तो इस मामले में चारों ही जो पक्षकार हैं उनकी आज जो है कोर्ट में बात सुनी जाएगी। इसके साथ साथ जो वादी है विष्णु गुप्ता, वो अपनी बात रखेंगे कि भाई इसमें क्यों इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाए, इसके पीछे क्या आधार है। तो अभी 11 बजे से 11 के बीच कई चीजों पर आज सुनवाई होनी है। एक तो ये है कि कई लोग यहाँ पर सामने आए, उन्होंने कहा कि हम भी पक्षकार बनना चाहते हैं, तो आखिरकार किसको पक्षकार बना जाए। और दूसरा ये कि जिस तरह से विष्णु गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वे होना चाहिए, इसको लेकर कोर्ट क्या कहेगा, ये भी देखना होगा। महत्वपूर्ण डायरेक्शंस पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद इस मामले में सुनवाई होनी है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सैफ अली खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बड़ी सामने खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मौके से फिंगरप्रिंट्स जो मिले वो आरोपी शरीफुल इस्लाम से मैच हुए हैं। कुछ देर में आरोपी शरीफुल इस्लाम को बांद्रा कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, जहां मुंबई पुलिस केस की पूरी जानकारी दी जानी है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे कि कहीं गलत आरोपी को तो नहीं पकड़ लिया गया है, पुलिस थोड़ी पर भी सवाल उठ रहे थे। कई राजनीतिक बयान भी ऐसे आए जिसमें सैफ अली खान पर ही सवाल उठने लगे। अब यहां पर सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पुलिस केस की पूरी जानकारी आज देने वाली है, चूंकि कुछ ही देर में बांद्रा कोर्ट में पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम को पेश करेगी, जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लीलावती अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को उनके एक दोस्त ने अस्पताल में भर्ती कराया था। लीलावती अस्पताल ने शुरुआती रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। सैफ के दोस्त अफसर जैदी ने सैफ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उन्होंने सैफ से अपना रिश्ता दोस्त का बताया है। इसमें अस्पताल में भर्ती कराने का समय सुबह 4:11 का बताया जा रहा है। पहले दावा किया गया था सैफ तैमूर और उनकी नैनी के साथ अस्पताल गए थे। हमले के पहले दिन कहा गया था कि सैफ अपने बड़े बेटे इब्राहिम के साथ अस्पताल गए थे और अब ये सब थ्योरी फेल है। चूंकि जो बात सामने आई है
उसमें कहा गया है कि सैफ के दोस्त ने सुबह 4 बजे के लगभग हॉस्पिटल में एडमिट सैफ को कराया था। अफसर जैदी सैफ के दोस्त का नाम बताया जा रहा है। लीलावती अस्पताल ने शुरुआती रिपोर्ट में पुलिस को ये सब बातें बताई हैं। सैफ अली खान मामले में बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमले को लेकर सैफ का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। कल देर रात सैफ का बयान दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। सैफ अली खान ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी है। दरअसल इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि जो विक्टिम है, जिन पर हमला हुआ है, आखिरकार उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वही सही तरीके से सच्चाई बताएंगे। नैनी का बयान दर्ज हो चुका है, इसके साथ साथ जो हाउस हेल्प है उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, करीना का बयान दर्ज हो चुका है। अब सैफ अली खान का बयान दर्ज हो गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं, चूंकि यही खबर आ रही थी कि सैफ अली खान का बयान तभी दर्ज हो पाएगा जब मेडिकली वो फिट हो पाएंगे और ऐसा करने के लिए डॉक्टर उन्हें इजाजत देंगे। अब ये मिल रही है खबर कि सैफ अली खान का बयान दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पर कई जगहों पर चाकू से हमले किए गए। सैफ को पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोटें आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चोटों का आकार 0.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक था। तो वहीं रिपोर्ट में आगे खुलासा करते हुए बताया गया है कि सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी ने लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया था। जैसे पहले ये थ्योरी आई कि तैमूर था, फिर थ्योरी आई कि इब्राहिम था साथ में, जबकि अब ये जानकारी मिल रही है कि सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी ने लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया था। और आपको मेडिकल रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि 5 जगह चोटें आई थी सैफ को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बिग ब्रेकिंग यानी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जयपुर, दौसा, अलवर में यादव के 10 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। बलजीत यादव बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए रहे हैं। जयपुर में 8 जबकि अलवर और दौसा में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई। जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पीएमएलए में केस दर्ज करा है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर, अलवर, दौसा में 10 ठिकानों पर आज ईडी ने बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। और हम दिखा रहे हैं जयपुर में अजमेर रोड पर बलजीत यादव का यह घर, जो कि ज्ञान विहार कॉलोनी में, यहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की पहरेदारी के बीच ईडी की टीमें पहुंची और यहाँ पर सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये जानकारी सामने आई कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने बलजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत आज 10 ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह भी आरोप है कि बलजीत यादव ने एमएलए रहते हुए अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे थे और विधायक कोष के धन से 4 स्पोर्ट्स फर्मों को भुगतान किया गया था। साथ में यह भी आरोप है कि पूर्व विधायक और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग की गई थी, जिसका आरोप बलजीत यादव और उन कंपनियों पर है। और कई गुना भावों पर स्पोर्ट्स आइटम खरीदने का आरोप भी बलजीत यादव और उन फर्मों पर लगा था, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को मानते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया और आज इन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। देखा जाएगा कि इस ईडी की कार्रवाई में कितना कुछ ईडी साफ कर पाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप पूर्व विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, तो बलजीत यादव का पक्ष भी सामने आएगा और साथ में ईडी ने क्या कुछ किया इसकी जानकारी भी कुछ देर के बाद साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो बलजीत यादव बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए रहे हैं और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। जयपुर में 8 जबकि अलवर और दौसा में एक ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई हुई है। जालौर से खबर है, जहां पर इन दिनों लकी ड्रॉ के नाम पर आम जनता को ठगने का घोरक धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। इनामी लकी ड्रॉ के नाम पर आम जनता को करोड़ों रुपए के कूपन बेच रहे हैं। आयोजक लकी ड्रॉ स्कीम से अर्जित पैसों में से मंदिरों और गौशालों को कुछ प्रतिशत आर्थिक सहयोग देने के बाद अवैध तरीके से करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं।
अवैध तरीके से चलाई जा रही इनामी लकी ड्रॉ स्कीम का प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया जा रहा है। लोक कलाकारों को सहयोग लिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो, प्रभावित हो। बता दें कि पहले भी इलाके में इनामी ड्रॉ के दौरान जमकर हंगामे हो चुके हैं। कानून के मुताबिक जुआ एवं लॉटरी नियम विरुद्ध है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जालोर में दर्जनों की संख्या में इस प्रकार की स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें इनामी ड्रॉ के नाम पर लोगों का करोड़ों रुपया आयोजकों की जेब के अंदर जा रहा है। गौ माता, मंदिर एवं आश्रम के नाम पर इनामी ड्रॉ स्कीम निकाल करके बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के माध्यम से विज्ञापन प्रचार प्रसार करवाते हुए यहाँ पे दर्जनों की संख्या में इस प्रकार के जो है आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें लॉटरी का जो टिकट दिया जाता है उसमें 399, 499 इस प्रकार के जो कूपन रेट हैं वो दिए जाते हैं और उसमें बड़े बड़े इनामों का दावा किया जाता है, जिस प्रकार से थार गाड़ी है अथवा लाखों रुपए कैश है। इस प्रकार की इनामी स्कीम पुलिस की नाक के नीचे चल रही है, लेकिन अभी तक जालोर पुलिस के द्वारा ऐसे किसी भी इनामी स्कीम संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं आम जनता की गाढ़ी कमाई इन आयोजकों की जेब में जाती दिख रही है। न्यूज 18 के लिए रिवाशंकर, जालोर। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोकामा में फिर से फायरिंग हुई है। मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में खोखा दिखाई दे रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रही है। गैंगस्टर सोनू मोनू के मुंशी हैं मुकेश सिंह। पंचमैला थाने के नौरंगा का यह मामला है। मुकेश सिंह के घर पर ताला खुलवाने पर विवाद हुआ था और एक बार फिर खबर मिल रही है मोकामा में फायरिंग की। मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग हुई। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक जिसमें आपको खोखा नजर आ रहा है इस वीडियो में, पुलिस ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि गैंगस्टर सोनू मोनू का मुंशी है मुकेश सिंह। पंचमैला थाने के नौरंगा का यह मामला, जिसमें मुकेश सिंह के घर पर ताला खुलवाने पर विवाद हो गया था और इसके बाद ये मोकामा में एक बार फिर फायरिंग की खबर आ रही है। एसएचओ से बात हुई है हमारी, वहाँ ऑलरेडी गार्ड पहले से है और उनका कहना है कि वहाँ पर अभी कोई रिसेंट कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। जो भी वीडियो होगी उसकी हम लोग जांच करते हैं, जो भी सत्यता होगी। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह के बेटे की पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में पुलिस चेकिंग के दौरान अमातुल्लाह के बेटे की बाइक को पकड़ लिया। अमातुल्लाह के बेटे पर जिग जैग ड्राइविंग और बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने का आरोप है। पुलिस ने मामले में अमातुल्लाह के बेटे की बाइक जब्त की, चालान करा और चालान में पुलिस के साथ गलत व्यवहार की बात भी कही गई है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप विधायक अमातुल्लाह के बेटे की पुलिस के साथ बहस होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, अब उनके बेटे को लेकर इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि उनकी बेटे की बाइक को जब्त कर दिया गया और चालान काटा गया है। साथ ही चालान के दौरान यह बताया गया है कि पुलिस के साथ गलत व्यवहार भी उनके बेटे ने किया था। भीलवाड़ा होगी। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ में आज सुनवाई होनी है। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि नरेश मीणा के जितने भी साथी थे, जितने भी समर्थक थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, सभी को बेल मिल चुकी है। लेकिन नरेश मीणा ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके खिलाफ 3 और केस दर्ज हुए थे, लिहाजा वो अभी तक जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई होगा। ऐसे में जाहिर तौर पर बेल मिलेगी या फिर जेल, ये देखना होगा। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 2 महिला सुरक्षा गार्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदारों समेत सुरक्षा गार्ड इंचार्ज पर नौकरी वापस लेने के बदले असमत मांगने का आरोप लगाया है। यानी कि नौकरी वापस लगाएंगे तभी जब आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसके बाद हंगामे के हालात वहां पर बन गए। पीड़ित 2 महिला कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक को इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक ने जांच कमेटी गठित की। हालांकि ठेकेदार सहित सुरक्षा गार्ड इंचार्ज ने आरोपों को निराधार बताया है। मेरे से जो पूछा था उसने ठेकेदार आए क्या, तो ना तो मैंने बोला ना तो काशी भाई आए और ना तिवारी जी आए। मैंने कहा शाहिद भाई आगे भी ठेकेदार है, उनके चाचा है, इनसे बात कर लो, ये मैंने उससे कहा।
अब ये तो ध्यान नहीं रहा, कस्टमर तो मेरे पास आए, अब वो बोरी तो इन्होंने बोला कुछ रहा, तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ। कब की इसकी मान की तो मेरी 3 लड़कियाँ हैं। और अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को महाकुंभ में करीब 48 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 10.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। आज सुबह भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। तो 48 लाख लोगों ने कल स्नान किया। अब तक अगर आपको बताएं कि 12 दिन के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आज सुबह भी नजर आई है। सुबह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हर वर्ग के लोग आपको देखेंगे, क्या छोटे बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी अपने अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सबसे बड़े दुनिया के धार्मिक आयोजन में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि माना यह जाता है कि महाकुंभ में एक बार आपने स्नान कर लिया, उसका एक बार हिस्सा बन गए, तो इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। और जाहिर तौर पर सनातन क्या है, इसे समझने के लिए भी युवाओं में बेहद रुचि नजर आ रही है, क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद युवाओं की भी वहां पर नजर देखने को मिली है। सनातन संस्कृति विरासत का अद्भुत ये संगम है, जिसमें कल्पवास पर भी कई लोग 40 से 45 दिन यहां पर रहते हैं। क्या देश के श्रद्धालु बल्कि विदेश से भी दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। डिजिटल महाकुंभ अब हो चुका है, लिहाजा इसकी ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग समझना चाहते हैं विदेश में बैठे हुए, यहां तक कि मुस्लिम देश भी समझना चाहते हैं कि आखिरकार महाकुंभ क्या है और किस तरीके से व्यवस्थित होता है, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा का यह आंकड़ा बताता है कि श्रद्धालु इस बार डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। महाकुंभ परिसर में जितने भी टेंट लगाए गए, वहां अवैध सिलेंडरों की तलाशी ली गई। प्रशासन ने वहां से हजारों अवैध सिलेंडर भी जब्त किए हैं। ये तलाशी अभियान रविवार को हुए हादसे के बाद चलाया गया। रविवार को अचानक महाकुंभ परिसर के सेक्टर 19 में आग भड़क गई थी। अब इस घटना की जांच करवाई गई तो ये बात सामने आई कि सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से आग भड़की थी। आशंका जताई गई कि गीता प्रेस की टेंट में चाय बनाते वक्त सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ था और फिर कई टेंट जल उठे थे। हालांकि आग पर वक्त रहते काबू भी पा लिया गया, लेकिन इस हादसे ने सबको डरा दिया था। यही वजह है कि प्रशासन ने महाकुंभ में मौजूद लोगों से अपील की कि वो इस तरह के छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये बेसिकली आगजनी का कारण बनते हैं और कहीं पे भी लीकेज की जो सूचनाएं हैं उनको बढ़ावा मिल रहा था, जिसको देखते हुए ये कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। दारागंज और जो झूसी वाला एरिया है, कल्पवासी वाला एरिया है, या बहुत सारे जो हमारे श्रद्धालु अपने गंतव्य से इनको लेकर के आ गए हैं, जो पेट्रोमैक्स टाइप के सिलेंडर हैं, ये यहाँ पे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। तो इनको जब्तीकरण की जो इनकी कार्रवाई है वो की जा रही है। और साथ साथ जो हमारे इंडियन ऑयल के जो सहयोगी हैं, उनके सहयोग से प्लांट के ऊपर जाकर उनकी गैस को निकालने के बाद उनको डिस्कार्ड करने की कार्रवाई भी की जा रही है।